हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है आप बीती। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ हमेशा से ही पसंद रहे हैं, इसीलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसीलिए मुझे जल्दी ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान ना कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे थे, एक गैलरी, एक बगीचा, सभी तो कुछ था वहाँ पर। जब सब सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी बुलावा दे दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी सरोज व मेरी पत्नी का एक भाई विनोद और साथ में मेरी प्यारी 2 बिल्लियाँ थी। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरानी की ज़रूरत थी। अंत मैंने पास के गांव जाकर 2 नौकरानी का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव में चला गया। वह गांव काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता था कि जैसे लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। एक अजीब सी मनुष्यत उनके चेहरों पर छाई थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकता है क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे भी यहाँ के लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलावा भेजा। थोड़ी देर में ही काम करने की इच्छुकता एक छोटी सी भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर डर देख सकता था मैं। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे आसपास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहाँ बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वह काफ़ी समृद्ध था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार से वो व्यापारी ही बचा था। उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई है। लोग मरने लगे। तब गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियाँ आम होती है, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब घर में वापस आया तो मेरी पत्नी सरोज घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा पुराना घड़ा उठा लाया और इससे पहले ही हम कुछ कहते वो घड़ा विनोद के हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक दुर्गंधी आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उसमें से
निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। यह बहुत प्रत्याशित था, क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी, जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज़ आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़कियां, दरवाजे तेज़ आवाज़ में बजने लगे। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफान सब कुछ उजाड़ ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयंकर आवाज़ में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियां अभी भी घुर्राती हुई आसपास के दरवाज़ों पर अपने पंजे मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। क्या भयानक मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा। विनोद भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। बचपन से ही विनोद बोलने और सुनने में असमर्थ था। विनोद बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने उससे इशारों में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वो मेरे भगवान, मुझे अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं था। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिल्ली गिरी और मेरे देखते सब धुंधला हो गया। धुंधला होने के बाद मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहाँ पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आँखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने वहाँ एक जला हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक वहम है या हकीकत है। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शयन कक्ष का सारा सामान उलट पुलट कर दिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सरोज ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये घर में मनुष्य है, ज़रूर इस घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसीलिए ये प्रपंच कर रहे हैं और ज़्यादा ही कुछ भी बोल रहे हैं। उस रात हमने हॉल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग ही तरह की गंध थी। रात को काफ़ी देर में मुझे नींद नहीं आई। अचानक एक चीख से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि विनोद काफ़ी घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वह आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने की और रोने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर सरोज और विनोद बेतहाशा रोने लगे। मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप करा दिया। चुप कराने के बाद पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वो दोनों नौकर हरी व मोहन आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं विनोद से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर होता था कि उसे रात का कुछ भी नहीं पता। तभी बाहर से हरी की आवाज़ आई।
वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने ये खड्डा बनाया होगा। मैंने उस खड्डे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैलने लगी। तभी सरोज ने आकर बताया कि विनोद को तेज़ बुखार हुआ है। मैंने देखा कि विनोद तेज़ बुखार से जूझ रहा है। रात में मैंने बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, इसीलिए हमने घर में ही रखी हुई दवाइयाँ का सहारा लिया और सरोज और विनोद के सोने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि विनोद का शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियां चाटने में मग्न थी। मैंने तुरंत विनोद को उठाया और अंदर ले आया। उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। विनोद की ये हालत देखकर सरोज ने रोना शुरू कर दिया। मेरी सोचने समझने की शक्ति थम चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने विनोद के जिस्म में हरकत महसूस की। यह देखकर मैंने देर नहीं की, कार निकाली और विनोद और सरोज को लेकर अस्पताल चला गया। विनोद को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि विनोद अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तभी सरोज वहां आकर सिसकने लगी और उसने मुझे कहा कि अब वह उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी वहां से निकलने का फैसला कर लिया और सरोज से कहा कि विनोद के ठीक होते ही हम वहां नहीं रहेंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सरोज से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी घर। मैंने अकेले ही घर आने का फैसला किया क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज का काम भी बाकी था। मैं वापस घर आ गया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियाँ भी साफ हो गई है। इसका मतलब कि हरी और मोहन आए थे, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हॉल में आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध छाने लगी थी। इन सब चीज़ों में से ध्यान हटने के लिए मैंने फिल्म देखने का मन किया और फिल्म देखने लगा। फिल्म को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म ना होकर मेरी ही ज़िंदगी पर्दे पर दिखाई पड़ रही है। थोड़ी ही देर में फिल्म में वह सीन भी आ गया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़कने के साथ ही साथ बारिश होने लगी और मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ भी आ रही थी और साफ साफ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ टीवी बंद हो गया और मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी ही घबराने वालों में से नहीं था। तभी मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे फिल्मों में देखा था
और तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली हो। बाहर जो भी था वह अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज़ सुन सकता था। वह धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसे मेरी ही तलाश थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति बची थी। लगता था कि किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाज़ें धीरे धीरे पास आ रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने की कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे जा गिरा। मेरी गिरने की आवाज़ से उसे शायद यह एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ और मैंने देखा कि कोई है जो मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहाँ से सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटा। वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता कि वह इंसान था या जानवर। उसकी लंबाई तकरीबन 8.5 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नाखूनों को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी किसी बाहर से बंदूक चलाने की आवाज़ आई। बंदूक की गोली अवश्य ही उस जानवर को लगी थी, इसीलिए वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही हरी और मोहन दोनों अंदर आ गए। हरी ने मुझे सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो हो ना? हरी ने मुझसे पूछा। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी मोहन ने मुझे पानी लेकर दिया। पानी पीकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे। हमें उसे ढूंढना होगा। वह जय दूर नहीं गया होगा। उसके खून के निशान भी यहाँ है, हरी ने कहा और यह कहकर वह बाहर निकल गया। मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकलने वाले खून के धब्बे भी एक जगह आकर ख़त्म हो गए थे। उसे यहीं आसपास होना चाहिए था, मोहन ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है। ढूंढते हुए मैं उसी खड्डे के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर वैसी ही दुर्गंधी महसूस की जैसे मैं घर के अंदर महसूस करता था। मेरे पास एक तेज रोशनी वाली टॉर्च भी थी। मैंने उस टॉर्च द्वारा उस खड्डे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक अंदर से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर हरि और मोहन वहां पहुंच गए। अचानक उन हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस गड्ढे में जा गिरा। आप घबराना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हरि और मोहन बोले। यह अच्छा था कि मेरी टॉर्च मेरे पास थी। मैंने टॉर्च से आसपास देखना शुरू किया। वह एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी भी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंग सुरंग थी, तहखाने के अंदर से बहुत बड़ा था।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे कि वैसे वैसे दुर्गंधी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहाँ तहाँ जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वह तहखाना एक बड़ी से हॉल कमरे जैसा जगह आकर ख़त्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि मोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा। ज़रूर यहाँ कुछ छुपा हुआ है, मोहन बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें एक जगह तो उभार मिल गया। यह एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वह विशाल दानव वहाँ इस तरह से लेटा था जैसे कि कोई मूर्ति हो। एक कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी। मैंने इसी पर ही गोली चलाई थी, हरी बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यह यहाँ पर सालों से पड़ा हो, मोहन बोला। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराख था जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारों में बाकी लोगों को यह दिखाया। इसे अभी के अलावा अभी जलाना होगा, अभी बोला। इसे तुरंत ही जलाना होगा, हरी ने कहा। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इसे ऐसी भी नहीं छोड़ा जा सकता, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियाँ इकट्ठे करने चले गए। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, मोहन ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में कहाँ से जान आ गई और उसने एक ही बारी में हमारे साथ के एक व्यक्ति को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, मैं चिल्लाया। हम तेजी से चिल्लाते हुए भागने लगे। वह बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे मोहन आ गया, लेकिन शायद हमसे पीछे वाले की किस्मत अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे भी कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। अब वह गड्ढे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों के समान दहक रही थी। लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से मोहन ने उस पर चलती हुई मशाल फेंकी। बड़े बड़े बालों की वजह से उस दानव में एकदम आग लग गई। उसने मोहन पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मोहन सावधान था, उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग मशालों के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसकी चीखें वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ साथ वह ज़मीन पर आ गिरा और कुछ ही समय बाद वह राख में बदल गया। उसके ख़त्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हॉल में आकर बैठ गए। मेरे मस्तिष्क में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या हरी और मोहन को पहले से ही सब पता था? क्या शायद मोहन समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप यही सोच रहे हो कि हम लोग कैसे यहाँ आए और क्या हमें सब पता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले से ही पता था। अगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले होते तो हम आपको कभी भी इस घर में आने नहीं देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल चुकी थी। हमें बहुत समय से इनकी खोज थी, इसीलिए हम आपके यहाँ नौकर बनकर आए, ताकि आपको शक भी न हो कि और हमारी खोजबीन भी चलती रही थी। अगर हम आपको पहले ही सब बता देते तो आप न तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई है। तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफान
बड़ा बड़ा चला हुआ था और मैंने कहा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वह देखो, पेड़ के पास सब उठकर वही देखने लगे जहां मैंने इशारा किया था। वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वह पेड़ से नहीं लटका था, बल्कि उसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटी कपड़े की पट्टियाँ एक एक करके तूफान में उड़ी जा रही थी। ये क्या बला है? हरी बोला। मैंने कहा, इसे भी मैं बहुत बार यही देख चुका हूँ। तभी मोहन ने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसके 3 फायरिंग किए। तीनों भी फायरिंग करने के बावजूद भी वो तीनों फायरिंग व्यर्थ थे। इस पर मेरी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमें कुछ और देखना होगा। मेरे पास कुछ और भी है। यह कहकर मोहन ने अपना बैग खोला और त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमंत्रित है। हमने एक एक कर त्रिशूल उठाया और बाहर आ गए। मोहन त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी भी उड़ गई और वहां ऐसे हो गया जैसे कि वहां कोई इंसान ही नहीं था। वातावरण एकदम निशब्द हो गया और वहां एक घनी धुंध हो छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें मोहन भी दिखना बंद हो गया। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। थोड़ी ही देर में मोहन का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों में पड़ा हुआ था। मैं वहां से चीख चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से फायर और चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी। तभी मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने जैसी आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह मेरी ही बिल्लियाँ थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी, जैसे वह चबाने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वह लाश को छोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे जैसी चमक रही थी। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली चबा डाली। मैं दर्द से कहराने लगा। किसी तरह मैंने मेरे गर्दन से दबोच लिया और कसकर उसे दबाने लगा। कुछ ही देर में शांत पड़ गया। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। बिल्ली को मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध दिया। मैं बहुत फोकस था और आगे बढ़ रहा था। चौकस होने के साथ साथ मैं आगे भी बढ़ रहा था। उस धुंध में कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था कि जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। यह शायद हम में से कोई हो। यह सोचकर मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। यह हरी था। वह तेजी से सांस ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि इसे रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह कहते ही वह सिसकने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ किसी ने खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी। अब शायद मेरी बारी है। यह सोचकर मैंने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो भी है, कोई भी है, मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। धुंध में कुछ भी नहीं दिख रहा था तो सिर्फ बड़ी बड़ी चमकदार आंखें नज़र आ रही थी। ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वह त्रिशूल उसकी आँखों में घुसा दिया। मेरा इतना करना था कि जैसे बवंडर आ गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी
मैं उठकर वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वह बवंडर बहुत तेज़ था। मैं कार में बैठा और अपने हाथ के दर्द की परवाह न करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार की साइड वाले शीशे में मैंने उस बवंडर को देख रहा था। वह घर भी उस बवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मेरी पत्नी सरोज ने जब मेरी यह हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। मैंने अपने छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। विनोद कैसा है, मैंने पूछा। वह अब बहुत बेहतर है, सरोज बोली। देखो जी, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, सरोज बोली। मैंने कहा, हाँ, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं आज ही अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ। यह कहते हुए मैं टीवी पर वह समाचार देखने लगा जिसमें आ रहा था कि पहाड़ी पर बना हुआ घर नष्ट हो गया था, तबाह हो चुका था। अब तक 4 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसीलिए मैं आज बच चुका हूँ और मैं आज यहाँ हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। और दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं।